हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में हम लोग मेनली 6 चीज़ें डील करने वाले हैं। पहला, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब का यूज़। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। तीसरा, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज़। चौथा, बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का रोल। पांचवा, माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। और लास्ट में माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के साथ। यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स के डायग्राम्स दिए गए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, यहाँ पे स्फेरिकल, यहाँ पे एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियम जिसमें फ्लैजिला है। ये बैक्टीरियोफाज है। एक एडिनोवायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है। ये एक रॉड शेप्ड टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि लगभग 1 लाख से 1.5 लाख टाइम्स मैग्नीफाइड किया गया है। ये एक कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरस है। इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट के तौर पर जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं उनका रोल देखते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सबसे पहले हम सबके घर में दही पाई जाती है, दही जमाया जाता है, तो माइक्रोब का ही रोल है उसमें। माइक्रोब मिल्क को कर्ड बना देती है। कैसे? ये कुछ ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस करती है जो मिल्क को कोगुलेट करा देते हैं, साथ ही साथ मिल्क प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उसका डाइजेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। फ्रेश मिल्क को कर्ड बनाया जा सकता है कुछ कर्ड डाल करके, जिसको इनोक्युलम कहते हैं। उस इनोक्युलम में कुछ LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑलरेडी होता है, लैक्टोबैसिलस। इसके नाम में बैसिलस है, यानी कि ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। साथ ही साथ ये विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ा देता है। आपके स्टमक में लैब जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये पैथोजेंस को इन चेक रखता है। तो ये फायदे हैं दही खाने के, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के। इसके साथ ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन भी कराती है, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें CO2 रिलीज होता है। इससे क्या होता है, वो जो डो है जिसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो रहा है, जिससे डोसा और इडली बनाई जाती है, उसमें क्या होता है, पफ्ड अप अपीयरेंस आता है। क्यों? क्योंकि CO2 गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। आगे, ये तो कर ली थी हमने पीछे बैक्टीरिया की बात। अब देखते हैं यीस्ट के बारे में। तो आपने बेकर्स यीस्ट के बारे में तो सुना ही है, जिसका साइंटिफिक नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये ब्रेड बनाने में यूज की जाती है। क्यों? ताकि डो को फर्मेंट करा सके और वो ब्रेड फूला हुआ आए। इसके अलावा टॉडी नाम का एक ड्रिंक है जो कि पाम ट्री के सैप को फर्मेंट कराकर बनाई जाती है। इसमें भी माइक्रोब का यूज है जो कि फर्मेंट करने में मदद करता है। साथ ही साथ माइक्रोब्स फिश को फर्मेंट कराने में, सोयाबीन को फर्मेंट कराने में और बैम्बू शूट को फर्मेंट कराने में काफी यूजफुल है। साथ ही साथ चीजेस बनाने बनाने में। चीज की दो वैरायटीज काफी फेमस हैं जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। सबसे पहला है स्विस चीज, जो काफी फेमस है। इसको बनाने में इसके लार्ज होल्स होते हैं। ये फेमस इसलिए क्योंकि इसमें लार्ज होल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बैक्टीरियम की वजह से। एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये स्विस चीज़ बनाती है। ये शर्मानी में S है, तो आप याद रख लेंगे स्विस चीज़ बनाने में शर्मानी का यूज़ होगा, एक बैक्टीरियम का। साथ ही साथ एक फंगस है, रॉकफोर्ट चीज़ उस फंगस की वजह से बनाई जाती है। इस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। अब नाम सेम है, रॉकफोर्टाई से रॉकफोर्ट चीज बनी है। इसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है जिसकी वजह से ये फेमस है। तो आपके दो तरह के चीजेस हैं जो कि माइक्रोब की वजह से बनाए जाते हैं। स्विस चीज एक बैक्टीरियम की वजह से है और रॉकफोर्ट चीज एक फंगस की वजह से है। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब का क्या यूज था ये हमने देख लिया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या है, बेवरेज एंटीबायोटिक। ये दो चीजें जब इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि लार्ज स्केल पे बनाई जाने लगी, तो ही उनको कहा जाने लगा इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना। और इसमें माइक्रोब का यूज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े वेसल्स में बनाया जाता है। उन बड़े बड़े वेसल्स को फर्मेंटर्स कहते हैं। तो माइक्रोब वहां पे फर्मेंटेशन करने का काम करते हैं फर्मेंटर्स के अंदर। और लार्ज स्केल में बेवरेजेस या एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है। तो इसके बारे में आइए जानते हैं डिटेल में।
कुछ फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं जिनके बारे में आपकी एनसीईआरटी लिखती है, जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि ब्रूअर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट था, साथ ही साथ इसी को ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये बेवरेजेस बनाने में मदद करती है, जैसे कैसे, मोल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस से इथेनॉल बनाने में। अब जब इथेनॉल बनाया गया तो कुछ इथेनॉल्स को बिना डिस्टिलेशन के ही यूज किया गया, जैसे कि वाइन और बियर। तो डिस्टिलेशन जब नहीं किया गया तो इनका अल्कोहल कंटेंट काफी कम है, जैसे वाइन और बियर, इनको विदाउट डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। साथ ही साथ इनका जब डिस्टिलेशन कर दिया जाता है तो डिस्टिलेशन से अल्कोहल का कंटेंट बढ़ जाता है, अल्कोहल कंटेंट इंक्रीजेस। तो डिस्टिलेशन के बाद बनने वाली कुछ अल्कोहल्स हैं, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अरक एक्सेट्रा। ये सब डिस्टिलेशन के बाद बनाई जाती हैं। उस फर्मेंटेशन से जो निकला है फर्मेंटेड ब्रॉथ, जो बाद में आपको रिसीव हुआ है, उसको ब्रॉथ कहते हैं। उसको डिस्टिलेशन जब कर देते हैं उसके बाद ये सारी बनती हैं। इनके अलावा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स किनको कहा जाता है? ये वैसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कुछ माइक्रोब्स के द्वारा बनाए गए, जो क्या करती हैं, पैथोजन को या तो किल करती हैं या तो उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ और डिप्थीरिया, लेप्रोसी। इन सबको क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक सबसे पहले डिस्कवर हुआ था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नाम के मोल्ड से पेनिसिलिन बनाया, डिस्कवर किया। इन्होंने देखा कि स्टेफिलोकोकाई, कोकाई है यानी कोकस है, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया है। स्टेफिलोकोकाई उन प्लेट्स में ग्रो नहीं करती है जिन प्लेट्स में पेनिसिलियम नोटेटम का मोल्ड था पहले से। तो इनको ये पता चला कि इसका मतलब पेनिसिलियम नोटेटम कुछ ऐसा तो रिलीज कर रही है जिससे कि स्टेफिलोकोकाई वहां पर ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया, उसको एंटीबायोटिक का नाम दिया। इसके बाद अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे नाम के दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने इसका फुल पोटेंशियल, इस पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल निकाला, पता किया एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इन तीनों को, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। इसके बाद अब आ जाते हैं कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो कि आपके माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आप, इसमें एक टेबल बनी है माइक्रोब और ऑर्गेनिक एसिड, ये आपके एनसीईआरटी से ली गई है, जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले है एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंगस है, ये साइट्रिक एसिड बनाने में मदद करती है। उसके बाद है एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक बैक्टीरिया है, ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, नाम से ही लग रहा है ये ब्यूटाइलिक एसिड बनाती है, ये भी एक बैक्टीरियम है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस या LAB, ये भी एक बैक्टीरियम है, ये लैक्टिक एसिड बनाती है। तो बहुत छोटा सा ये चार है, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अल्कोहल, ये एक यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इथेनॉल प्रोड्यूस करने में मदद करती है। तीसरा एंजाइम, जैसे कि लाइपेजेस, लाइपेजेस का यूज होता है डिटर्जेंट में। आपके डिटर्जेंट का यूज होता है कपड़े धोने में। आपके कपड़ों पे दाग मेनली लिपिड्स की वजह से लगता है, तो उन लिपिड्स को तोड़ने में लाइपेजेस मदद करती है। ये ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री हटाती है, इसीलिए लाइपेजेस का यूज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में होता है। इसके अलावा पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस हैं, जो कि बॉटल्ड जूसेस को क्लैरिफाई करती है, पल्प नहीं रहता, क्लियर जूस बन के आता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा बनाया जाता है। ये क्लॉट बस्टर की तरह काम करते हैं टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में जहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, तो उनके अंदर उनके ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। उन क्लॉट्स को बस्ट करने के लिए, हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज होता है। इसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस के बनाया जाता है। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की हमें जरूरत क्यों है? वैसे लोग जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ये हमने पढ़ा था पीछे के चैप्टर्स में, कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो भी जाता है उसके बावजूद भी हमें इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचान पाता है, और जो सेल्स नॉन सेल्फ सेल्स होते हैं, जो बाहर के सेल्स होते हैं, उन पे वो अटैक करता है।
तो ट्रांसप्लांट के केस में हम तो नहीं चाहते कि उस ऑर्गन को अटैक किया जाए, इसीलिए साइक्लोस्पोरिन ए जैसे कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स खाए जाते हैं उन पेशेंट्स के द्वारा। उसके अलावा स्टैटिन्स स्टैटिन्स एक यीस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये उन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करते हैं। इतनी बातें थी। इसके बाद हम जानते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि जो वेस्ट वाटर आता है पूरे शहर से उसको कहते हैं सीवेज। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होते हैं। सीवेज जहां पर ट्रीट किया जाता है उस जगह को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी कहते हैं, ताकि उस पानी को लेस पोल्यूटिंग बनाया जा सके। इसमें दो स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसको ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट सिंपल, ये फिजिकल रिमूवल है पार्टिकल्स का। इसमें सबसे पहले जो फ्लोटिंग डेब्री है ऊपर का उसको हटाते हैं। कैसे? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। दूसरी बार क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ द ग्रेट, जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स हैं उनको हटाया जाता है। कैसे? सेडिमेंट करके उनको छोड़ दो, वो नीचे जम जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे और उनको हटा दो। यहाँ पे आपका एक डायग्राम बना हुआ है आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट का। ये ग्रिट चैम्बर है और ये सेडिमेंटेशन टैंक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज है। सिंस माइक्रोब का यूज कर रहे हैं तो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट आ रहा है, जो वाटर आ रहा है, जो वेस्ट वाटर, उसको ही प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। इसको बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में डाला जाता है। प्राइमरी इफ्लुएंट को सबसे पहले बड़े बड़े एरेशन टैंक में डाला जाता है और इनको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है, मतलब घुमाया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनका विगोरस ग्रोथ हो जाता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है। एजिटेट करने से वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है और वो फ्लॉक्स बना लेते हैं। फ्लॉक का मतलब वैसे बैक्टीरिया जो फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं उस इफ्लुएंट में से, जिससे क्या होता है? उस पानी का, उस इफ्लुएंट का बीओडी काफी कम हो जाता है। अभी बीओडी क्या है? ये बीओडी जो है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। बीओडी कहते हैं द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए आपके बैक्टीरिया को जितना O2 का नीड है उसी को कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बताता है कि उस वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल। तो अब क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? उस इफ्लुएंट को फिर एक सेटलिंग टैंक में पास ऑन किया जाता है जहां पर वो बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेडिमेंट कर जाते हैं। अब इसके बाद जो सेडिमेंट बना है उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब इस एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा लेकर के इसको वापस हम एरेशन टैंक में फेंक देते हैं एज एन इनोक्यूलम, ताकि फर्दर जो बैच आए उसके में भी सेम बात हो, फिर से फ्लॉक बने एजिटेशन के बाद और फिर से बीओडी कम हो जाए। अब इसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो बाकी का स्लज है उसको बड़े बड़े टैंक्स में हम पंप कर देते हैं, जिनको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। इसमें कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं वो जो बैक्टीरिया और फंजाई थे उस स्लज में उसको, और साथ ही साथ उसके बाद CH4H2S और CO2 जैसे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। यही गैसेस सारे मिलके बायोगैस बनाते हैं। उसके बाद इफ्लुएंट को रिलीज कर दिया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर और स्ट्रीम में। तो इतनी बातें हो गई हमारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में। अब देख लो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन आता है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये फ्लो चार्ट बहुत ही अप्रोप्रिएट है बना के दिखाने के लिए। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद प्राइमरी इफ्लुएंट आया, उसको हमने एरेशन टैंक में डाला, उसका कॉन्स्टेंट एजिटेशन किया। उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उस फ्लॉक में उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया। इससे क्या हो गया कि बीओडी रिड्यूस हो गया। अब बीओडी रिड्यूस करने के बाद जो इफ्लुएंट थे उसको हमने सेटलिंग टैंक में डाला।
अब सेटलिंग टैंक में जो फ्लॉक है वो सेडिमेंट हो गया। अब उसको हमने वापस, वो क्या बन गया, वो एक एक्टिवेटेड स्लज बन गया। उसको हमने वापस से थोड़ा सा इनोक्यूलम लेके वापस किया तो एरेशन टैंक में भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बन गया। उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ने स्लज को डाइजेस्ट कर दिया, वहां से बायोगैस का प्रोडक्शन हो गया। ठीक, इतनी बातें हो गई। इसके बाद नेचुरल वाटर बॉडीज में हमने उसको भेज दिया। तो आपके वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इतनी ही बातें थी, सीवेज ट्रीटमेंट की इतनी ही बातें थी। अब देखो एक ग्लांस पे यहाँ पे आपका बहुत अच्छा सा डायग्राम जैसा बना हुआ है। प्री ट्रीटमेंट, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और उसके बाद स्लज डाइजेशन। ये पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर बायोगैस बन गया है, निकल गया। एक बार अच्छे से इसको देख लिया जाए। इसके बाद कुछ एक बात है जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान GAP एंड यमुना एक्शन प्लान YAP टू सेव फ्रॉम वाटर पोल्यूशन। क्योंकि ये दो बहुत बड़ी रिवर्स हैं जो हमारी कंट्री का जो काफी पोल्यूटेड चल रही है, और इनको बचाने की जोर शोर से कोशिश की जा रही है। अब हम लोग आ जाते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के ऊपर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अभी हमने देखा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा था। पहले जानते हैं बायोगैस में कौन कौन सा गैसेस आता है। इसमें मेनली आपका मीथेन आता है। मीथेन कैसे बनता है, मीथेन बनाने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनको मिथेनोजेंस कहते हैं। सिंपल, मिथेनोजेंस वो जो मीथेन बनाए। अच्छा, मिथेनोजेन जो है वो एनारोबिकली ग्रो करती है सेलुलोजिक मटेरियल पे और प्रोड्यूस करती है मीथेन गैस। और उस मीथेन गैस के साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल, मिथानोबैक्टीरियम, ये एक मिथानोजेन है। ये एनारोबिक स्लज में पाई जाती है। साथ ही साथ इन दी रुमेन ऑफ कैटल, कैटल के स्टमक का एक पार्ट होता है रुमेन, वहां पे मिथानोजेंस पाए जाते हैं। यहाँ पर सेलुलोजिक डाइजेशन होता है क्योंकि आपके कैटल्स का मेनली जो खाना है वो सेलुलोज बेस्ड है। बायोगैस यूज किया जाता है कुकिंग और लाइटिंग के लिए। आपका जो कैटल का डंग है, आपके कैटल्स के रुमेन में मिथानोजेंस होते हैं, मीथेन और वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो आपका कैटल का जो डंग है इसमें भी ये बैक्टीरियाज हैं, इसीलिए काऊ डंग का बहुत ज्यादा यूज होता है गोबर गैस बनाने के लिए। उसी को बायोगैस कहते हैं। यहाँ पर ये एक डायग्राम है जो बहुत अच्छे से, यहाँ पे ये मिथानोबैक्टीरियम का डायग्राम है, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये बायोगैस गैस प्लांट की तरह काम करता है। यहाँ पे ये एक बायोगैस यूनिट है जिसमें गोबर डाला जा रहा है। अब देखो पार्ट्स ऑफ अ बायोगैस प्लांट, इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा डाइजेस्टर है। इसके ऊपर ये जो एक कवरिंग है, एक आउटलेट, ये आउटलेट जैसा काम करती है। ये इसमें स्लरी इधर से डाला जाता है, डंग प्लस वाटर जिसको स्लरी कहते हैं, ये डाला जाता है। इसके बाद इसमें जो गैस प्रोड्यूस है वो इधर आ जाता है और गैस को यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। ये गैस होल्डर है। उसके बाद जो बाकी स्लज है वो इधर से निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक कंक्रीट टैंक होती है इसमें जो कि 10 to 15 फीट डीप होती है। एक कंक्रीट टैंक है जो कि 10 to 15 फीट डीप होती है। इसमें बायो वेस्ट कलेक्ट करते हैं और काउडंग की स्लरी को डालते हैं। स्लरी कहते हैं अगर डंग में पानी को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, वो स्लरी बन जाती है। इस पे एक फ्लोटिंग कवर होता है, ये फ्लोटिंग कवर है, स्लरी के ऊपर डाला जाता है जो कि उठती रहती है, कीप ऑन राइजिंग। जैसे जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होगा वो राइज हो जाएगी। और जैसे ही राइज होगी, यहाँ पे देखो आउटलेट है जो कि फिर बायोगैस को सप्लाई करने लगेगी बाहर। जैसे ये राइज होगा, बायोगैस का सप्लाई बाहर होने लगेगा। चौथा, ये आउटलेट, ये जो स्लरी यूज हो गई है उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। सिंस उसमें से अब बायोगैस का और प्रोडक्शन नहीं होगा तो बाद में इस स्लरी को निकाल करके फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लिया जाता है। अब ये जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इसने एक डेवलप की है टेक्नोलॉजी बायोगैस प्रोडक्शन की इंडिया में। इसके बाद हम आते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल किसको कहते हैं, कहते हैं यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, इसी को बायो कंट्रोल कहते हैं। ठीक, बायोलॉजिकल मेथड्स का जब यूज करेंगे प्लांट्स में डिजीजेस या पेस्ट से बचाने के लिए, उसको ही कहेंगे बायो कंट्रोल। कुछ माइक्रोब्स का यूज किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। एग्जाम्पल, जो लेडी बर्ड्स हैं, जिन बीटल्स, ये एफिड्स को कंट्रोल करती हैं।
ड्रैगन फ्लाइज मस्किटो को कंट्रोल करते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, साथ ही साथ पोल्यूशन करते हैं। तो इसीलिए केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड का यूज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन बायो कंट्रोल मेथड अगर यूज किया जाए तो ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम ये सब तो नहीं आएगी, साथ ही साथ ये यूजफुल ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करेंगे। इसीलिए बायो कंट्रोल मेथड का माइक्रोब का उसमें बायो माइक्रोब्स का यूज किया जाना या फिर बीटल्स का यूज किया जाना, ड्रैगन फ्लाइज का यूज किया जाना हमारे लिए काफी फायदेमंद है। सबसे पहला इसमें आता है बैसिलस thuringiensis। अगर माइक्रोब्स की बात करें, इसको बी टी भी कहते हैं, बीटी। ये क्या करती है? बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करती है। द ड्राइड स्पोर ऑफ बीटी, जो कि सैशे में अवेलेबल होते हैं, उनको मिक्स कर दिया जाता है वाटर के साथ। साथ ही साथ जो प्लांट वल्नरेबल हैं, जिनमें चांसेस हैं इन्फेक्शन के, उनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, जैसे कि ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज, जिनको कैटरपिलर खा जाता है उनको। उनके गट में, ये जो बैसिलस thuringiensis है, इनके गट में एक टॉक्सिन होता है जो कि रिलीज कर होता है। लार्वा इसको खा लेती है पहले ही, फिर वो टॉक्सिन उनके गट में जाके रिलीज होता है और वो लार्वे मर जाते हैं। साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन जीन को प्लांट्स में। एग्जाम्पल बीटी कॉटन, जिससे क्या हो गया? बटरफ्लाई कैटरपिलर से पौधों को सुरक्षा मिल गई। इसके बाद माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट में हम दूसरा पढ़ रहे हैं, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ये एक फंगल स्पीशी है। ये रूट इकोसिस्टम में देखे जाते हैं। ये बहुत सारे प्लांट पैथोजन से बचाते हैं। तीसरा है बकुलो वायरसेस। इनका जो स्पेशली इसमें जो एक जीनस है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये यही है बैक्यूलो वायरसेस का डायग्राम। अब ये देखो, ये इंसेक्ट को अटैक करती है, साथ ही साथ कुछ आर्थ्रोपोड्स को भी। ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है इनका। साथ ही साथ ये आईपीएम में यूज किए जाते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, ताकि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को बचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि ये पूरी कैटेगरी को किल करते हैं, नहीं, ये स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के ही पैथोजेंस को किल करेंगे। तो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो उनको बचाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो हमारे कुछ लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ठीक, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, हमारे सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाती है, उससे फर्टिलिटी बढ़ती है। देखो, बायो फर्टिलाइजर्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। अब आ गई राइजोबियम की बात। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहती है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, मतलब समझ रहे से कहीं पकड़ लेती है और सॉइल में डाल देती है। अब जो ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं सॉइल के, जैसे कि एजोस्पिरियम, एजोटोबैक्टर, ये नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को ये भी एनरिच करती है। तो ये एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं। तो आपको नाम याद रखना है, राइजोबियम एंड एजोस्पिरिलियम। अगर पूछे बायो फर्टिलाइजर में आप दो माइक्रोब का नाम बताओ, तो बता देंगे। इसके बाद एक एसोसिएशन है जिसका नाम है माइकोराइजा। माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहाँ हमने राइजोबियम के केस में भी देखा था, वो भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। ये माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और प्लांट्स के बीच। फंजाई जो है ये प्लांट से फूड लेती है। एग्जाम्पल ग्लोमस, ग्लोमस भी एक माइकोराइजा है। फंगल सिम्बायोंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग। अब इसमें जो फंगस है ये प्लांट से फूड लेती है, तो कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करेगी। क्या करती है ये? सॉइल से फॉस्फोरस अब्सॉर्ब करती है और प्लांट को देती है। गिव्स रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस एंड टॉलरेंस टू सलाइनिटी एंड ड्रॉट। अगर सलाइनिटी हो गई, ड्रॉट हो गया, उससे भी प्लांट को बचाती है, साथ ही साथ रूट बॉर्न पैथोजेंस से भी बचाती है। तो उससे क्या होता है? ओवरऑल प्लांट ग्रोथ में इंक्रीमेंट होता है और डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जाम्पल एनाबेना, नोस्टॉक और सिलेटोरिया। अगर याद रखने को बोला जाए, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में आने की संभावना है।
इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज बायोफर्टिलाइजर। पैडी के खेत में भी ये बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करती है। क्या करती है? सॉइल से ऑर्गेनिक मैटर लेकर के ऐड कर देती है प्लांट को और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। इतनी बातें थी हमारे इस चैप्टर में। इसके बाद अब हम लोग इस चैप्टर से आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू माइक्रोब्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम नोटेटम देखा था, इससे पेनिसिलिन बनता है। साथ ही साथ डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, इन सब के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स बन चुके हैं, जैसे कि एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब है। रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क से कर्ड बनाती है। और लैक्टोबैसिलस क्या करती है? कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करती है जो कि मिल्क का पार्शियल डाइजेशन कर देते हैं। साथ ही साथ विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ाते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स जैसे कि राइजोबियम है, ये क्या करते हैं? ये आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जैसे कि स्पिरुलिना था इसका, जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाती है। नेम द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड एज पर जीलस नाइगर। साइट्रिक एसिड बनाती है, एक टेबल था जिसमें 4 आपके पास याद करने के लिए थे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, आपने देखा था इसमें। मिथाइनोजेंस के रोल के बारे में। राइजोबियम कैसे एक्ट करती है बायोफर्टिलाइजर की तरह? राइजोबियम नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। अल्कोहल प्रोडक्शन में और चीज प्रोडक्शन में माइक्रोब्स जिनका इन्वॉल्वमेंट था। अल्कोहल प्रोडक्शन में ब्रूअर्स यीस्ट, और चीज प्रोडक्शन में 2 थे, एक बैक्टीरिया था और एक फंगस था, जो कि आपका स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज बनाती थी। बायो कंट्रोल एजेंट्स जो कि प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हमने अभी भी पढ़ा है, ये आप लिख देंगे। मेंशन एनी टू एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब एंड देयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, एक टेबल था, बहुत सारे थे ऑलरेडी, 2 लिखना है, कोई भी 2 लिख दो। डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब इन द फॉलोइंग: प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सीवेज ट्रीटमेंट। ये लॉन्ग आंसर टाइप है, ये आप अच्छे से लिखेंगे। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन बायोफर्टिलाइजर्स, गिव एग्जांपल ऑफ देयर यूज इन एग्रीकल्चर। अब आगे हम लोग राइजोबियम का नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से लिख देना है। इसके अलावा माइक्रोराइजा लिखना है, एग्रीकल्चर में कैसे रोल है वो अच्छे से लिखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर यूजिंग माइक्रो। ये डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर अगर पूछे तो हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेनली लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि प्राइमरी स्लज के बारे में आप लिखेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट के बारे में, तो थोड़ा सा प्राइमरी लिख के मेनली सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिखना है, क्योंकि वो ही हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग फर्मेंटेड बेवरेजेस। ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम्स, ये दोनों तो हमने देखा। उसके बाद है, हाउ आर माइक्रोब्स यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस इन प्लांट। इसमें बीटी कॉटन वाला एग्जाम्पल दे देना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए हमने देखा था ब्रूअर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड एज पर जीलस नाइगर। मिथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन आपका बायोगैस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया is used in curdling of milk. Which of the following microbe is used as a biofertilizer? Rhizobium. Bacterium used for the production of butyric acid is Clostridium butyricum. इसका तो नाम ही वैसा है कि समझ में आ जाएगा। The organism used in the production of Swiss cheese is. Swiss cheese बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए था? Propionibacterium शर्मानी। Swiss cheese में ऐसा आता है। और Penicillium roqueforti रॉकफोर्ट चीज के लिए। इसके बाद है, which microbe is used in as a biocontrol agent of pest? BT cotton का एग्जाम्पल था इसमें, Bacillus thuringiensis. Which microbe is involved in the nitrogen fixation in rice field? इसमें राइस फील्ड के लिए हम लोग एनाबेना पढ़ चुके थे। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो सारे ही करते हैं, पर एनाबेना का एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस छोड़ के एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और एनाबेना तीनों ही करते हैं, बट हमने राइस फील्ड की अगर बात करी तो एनाबेना उसमें होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू प्रोड्यूस साइक्लोस्पोरिन ए, एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। साइक्लोस्पोरिन ए बनाने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम का यूज करते हैं। इसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के ऊपर। इसको आप एज अ स्टेटमेंट भी याद कर सकते हैं, हो सकता है ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी आ जाए।
सिंगल सेल प्रोटीन का नाम जैसे ही आएगा स्पिरुलिना हम लोग को याद आ जाएगा। अब इसके बाद ब्लड क्लॉट की जैसे ही बात करी, क्लॉट बस्टर्स यानी स्ट्रेप्टोकाइनेस एक क्लॉट बस्टर है, ब्लड क्लॉट को रिजॉल्व करेगी। डैश इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ डो फॉर मेकिंग इडलीज एंड डोसा। इसमें आप तो कोई भी वो लिख सकते हैं ना, एनारोबिक बैक्टीरिया। आपके एनसीईआरटी ने ल्यूकोनोस्टॉक का एग्जाम्पल लिखा है। ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एक टेबल था जिसमें था। डैश इज अ फंगस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ चीज विथ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर। ये जब हमने पढ़ा था तो पेनिसिलियम रॉकफर्टाई के बारे में हमने पढ़ा था, और क्योंकि रॉकफर्ट चीज का एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है, पेनिसिलियम रॉकफर्टाई। इसके बाद आते हैं कुछ ट्रू फॉल्स पे। माइकोराइजा इज अ फंगल एसोसिएशन प्लांट रूट दैट हेल्प इन न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय बैक्टीरिया। नहीं, एंटीबायोटिक्स यीस्ट के द्वारा भी बनाए जाते हैं, फंगस के द्वारा भी बनाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। सही बात है। बैसिलस thuringiensis इज अ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट फॉर मस्कीटो लार्वे। नहीं, ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर के लिए यूज किया जाता है। एजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है। तो इतनी बातें थी जो हमने देखी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उनके बारे में। इसके अलावा भी अगर और भी क्वेश्चंस हैं हम लोग वो भी देखेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी को रीड करते रहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।